लास्ट सेशन में कल का जो क्लास हुआ था उसमें डे वन था। डे वन में हम लोग दो तीन चीज देखे थे। सबसे पहले तो ये देखे थे कि जावा स्क्रिप्ट को कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। उसके बाद लेट कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड और टेम्पलेट टेस्टिंग बैकटिक्स को यूज किए थे। आज डे टू में हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट एरे, ये स्ट्रक्चरिंग, या फिर अगर टाइम बचा तो बाकी टॉपिक्स भी देखेंगे। लेकिन ये जो तीन टॉपिक है, एरे फंक्शन, स्प्रेड या रेस्ट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट एरे, डी स्ट्रक्चरिंग, ये तीनों ही वाइडली यूज होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एरो फंक्शन। उसके बाद जो यूज होता है ज्यादा वो है डी स्ट्रक्चरिंग, और उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर। एक एक करके तीनों को देखेंगे कि क्या यूज है इसका। प्रोग्राम के थ्रू ही देखेंगे तो एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले डे टू। और ये सारा मैं डायरेक्ट गिटहब पे पुश कर देता हूँ, ऑलरेडी ये कनेक्टेड है गिटहब से। यहाँ पे दिखा भी रहा है चेंजेस, तो डायरेक्ट वहाँ से भी कोड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर ये जो फाइल है ES6 फीचर्स डॉट txt, ये भी मिल जाएगा। या कल के क्लास में जो किए थे उसका भी प्रोग्राम डाल दिया था मैंने, या फिर ये रन टाइम के अंदर कुछ राइनो डाला था मैंने। और ये डेमो वगैरह तो ये सब भी गिटहब पे पड़ा हुआ है, और उसको वहाँ से उठा सकते हैं। तो डेमो टू में चलते हैं, एरो फंक्शन स्टार्ट करते एक हैं। सॉरी, डे टू में। बाय द वे सर, इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड। एक बार थोड़ा सा टेम्पलेट टेस्टिंग में क्या किए थे? अच्छा, टेम्पलेट टेस्टिंग बेसिकली जब हम लोग कैरेक्टर का यूज कर सॉरी हाँ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग का यूज करते समय सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन करना पड़ता है बार बार, वेरिएबल और मैसेज दोनों एक साथ अगर हम चाहते हैं तो। जैसे ये कुछ भी ले लिए, हेलो, और कोई एक और वेरिएबल ले लिए एक्स, जिसमें 20, दोनों अगर एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हैं, लाइक str प्लस एक्स, ऐसे करके प्रिंट कर लेते हैं। तो बैकटिक्स जो आ गया टेम्पलेट टेस्टिंग, उस केस में हम लोग टेम्पलेट यूज करते हैं। जैसे एंगुलर या रिएक्ट वगैरह में जो कर्ली ब्रेसेस का सिंटैक्स यूज होता है, उसके अंदर वेरिएबल का नेम डाल दिए, और उससे पहले इवैल्यूएट करने के लिए डॉलर सिंबल लगाते हैं। तो str अगर कुछ मैसेज देना है तो यहाँ पे मैसेज, या फिर से अगर देना है, बेसिकली वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ ला दिया गया है इस बैकटिक्स की मदद से। तो एक यूज ये था कि दोनों को एक साथ लाना है, तो प्लस ऑपरेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज था कि मल्टी लाइन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स मल्टी लाइन सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन अगर बैकटिक्स को यूज करें तो मल्टी लाइन में भी हम लिख सकते हैं, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। और जैसे हम लाइन यहाँ पे वेलकम के बाद लाइन चेंज करके टू किए, फिर लाइन चेंज, यहाँ पे एक टैब भी यूज किया गया, फिर लाइन चेंज करके फिर से टैब देके यूज किया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही इसका आउटपुट दिखेगा। मतलब जैसा लिखेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा बैकटिक के केस में। लेकिन अगर सिंगल कोट्स का यूज करते हैं तो ऐसे नहीं लिख सकते, मल्टी लाइन में एरर आएगा। और दूसरी चीज, अगर वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों एक साथ यूज करना चाहते हैं तो कॉन्कैटिनेशन यूज करना पड़ता था, प्लस ऑपरेटर। तो बैकटिक थोड़ा इजी है और मल्टी लाइन को भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम लोग बैकटिक के साथ जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लस। ठीक है, ओके, बस यही था। तो डे टू में चलते हैं, एरो फंक्शन वन। एरो फंक्शन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले फंक्शन भी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि एरो फंक्शन बिल्कुल फंक्शन ही है, शॉर्ट हैंड है। फंक्शन को लिखने का थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है सिंटैक्स, और एक ही अंतर होता है, मेजर जो अंतर है वो एक ही है, दिस कीवर्ड से रिलेटेड है, तो वो लास्ट में देखेंगे। पहले सिंटैक्स वगैरह एरो फंक्शन का देख लेते हैं, या कैसे ये इजी है इन रिस्पेक्ट टू रेगुलर फंक्शन, वो देख लेते हैं। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो फंक्शन दो तरह का हम लोग बनाते हैं। एक होता है नेम्ड फंक्शन, नेम्ड फंक्शन जिसका कुछ नाम होता है। दूसरा एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होता है। और एनोनिमस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो अगर नेम्ड फंक्शन देखें तो फंक्शन, और एक ले लेते हैं टेस्ट। तो ये जो फंक्शन हम लोग बनाए ये नेम्ड फंक्शन हो गया। एनोनिमस फंक्शन बनाना है तो डायरेक्ट फंक्शन बना सकते हैं ऐसे, और इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है, लाइक दिस। तो इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहा जाता है, फंक्शन एक्सप्रेशन। अब ये दोनों चीज को हम लोग एरो फंक्शन से भी बना सकते हैं, बट एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन गेट स्क्वायर।
ये एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न नम इनटू नम। ये 3 फंक्शन बना। अब एक एक करके एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला फंक्शन है इसको एरो फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो, काउंट गेट स्क्वायर इक्वल्स टू कोई पैरामीटर अगर चाहिए, देन नम, उसके बाद फंक्शन की जगह पे एरो, बॉडी के लिए कर्ली ब्रेसेस एंड देन रिटर्न नम इनटू नम। एक तरीका ये, इसी चीज को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कौन सबसे पहले मेथड 1 जो लिए, यहाँ पे हम लोग फंक्शन की को हटा दिए, फंक्शन की यूज नहीं किए, उसकी जगह पे नया चीज आ गया एरो, और साथ में फंक्शन एक्सप्रेशन जो सेकंड सिंटेक्स था वो सिंटेक्स यूज किए। इट मीन्स वेरिएबल क्रिएट किए और जो फंक्शन का बॉडी था उसको अलाइन कर दिए वेरिएबल से। इसको और सिंप्लीफाई किया गया, गेट स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर एक ही पैरामीटर है जैसे नम, तो उस केस में पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल है, तो पैरेंथेसिस को भी हटाया जा सकता है लाइक दिस। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड देन रिटर्न। दोनों एरो फंक्शन में कोई अंतर नहीं है। नम क्यों दिखा रहा है, ओह सॉरी, एरो फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस को हटा दिया गया, बाकी चीजें सेम है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया गया एरो फंक्शन को। मेथड 2, इसको अगर देखें कॉन गेट स्क्वायर इक्वल टू, एक ही पैरामीटर था तो पैरेंथेसिस हट गया। अब सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट अगर यूज करना है तो रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं, रिटर्न भी ऑप्शनल। तो ये एक लाइन में हो गया, इनलाइन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एरो फंक्शन है जो इनलाइन फंक्शन की तरह भी काम करेगा और फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह भी काम करता है। तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया फंक्शन को। इनिशियली जो फंक्शन का तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते थे। दूसरा, फंक्शन का बेस पहचान था कि पैरेंथेसिस होना चाहिए। और तीसरा था कि फंक्शन के अंदर से कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करना है तो रिटर्न कीवर्ड को यूज़ किया गया था। लेकिन एरो फंक्शन के आने के बाद ये तीनों चीज़ों को हटा दिया गया, तीनों चीज़ें ऑप्शनल हो गया। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चलाएंगे कैसे, तो चलाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तीनों को कॉल करके देख लेते हैं। डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग गेट स्क्वायर 2, कॉपी पेस्ट पेस्ट 1 2 3, सबका आउटपुट सेम आना चाहिए। स्क्रीन मूव एरो 1 डॉट जेएस, और ये डे 2 के अंदर फंक्शन कॉल तो कर लिया, आउटपुट क्यों नहीं आया। हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ यस सर। कॉल किया फंक्शन, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। एरो 1 डॉट जेएस, अच्छा कुछ कह रहा ये 1 दिए है ना। है। एरो 1 सॉरी, नोड एरो 1 डॉट जेएस, आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहा है। ये सही फाइल रन करवा रहे हैं ना, सेव नहीं दिखा रहा है ये। ओके ठीक है। तो 4 तरीके से एक ही फंक्शन को बनाया गया गेट स्क्वायर को। ये रेगुलर फंक्शन है जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, ये एरो फंक्शन था, ये भी एरो फंक्शन, और लास्ट वाला भी एरो फंक्शन। सिंटैक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते चले गए। उम्मीद है किसी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। फिर से अगर रिवाइज करें हम, तो सबसे पहले एरो फंक्शन में फंक्शन की यूज नहीं करना है, ऑप्शनल है।
ऑप्शनल नहीं, यूज ही नहीं करना है, उसको हटा दिया गया है। दूसरी चीज, अगर एक ही पैरामीटर है जैसे गेट स्क्वायर 2 में था, तो पैरेंथेसिस भी ऑप्शनल है, उसको भी हटा दिया गया। अब तीसरा पॉइंट जो ध्यान देना है, अगर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है या डायरेक्ट रिटर्न करना है, तो उसके लिए रिटर्न कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम लाइन पे ऐसे लिख दे तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। पहले नम को नम से मल्टीप्लाई करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न कर देगा, कॉलर को वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे गेट स्क्वायर 3 को कॉल किए, 2 पास किए, यहाँ पे 4 मिला होगा और रिजल्ट में 4 आ गया। तो ये पहला है। दूसरा, अब एक रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा तो हम कैसे करेंगे। सिंपल नंबर तो रिटर्न कर लिए एरो फंक्शन से, ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न करेंगे तो वो देखते हैं। arrow2.js, और एरो फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। obj id equals to 1, name pgv myrnd, और शेयर एक एरो फंक्शन गेट obj इक्वल्स टू, अगर ऑफ एक भी पैरामीटर नहीं है देन उस केस में पैरेंथेसिस स्पेसिफाई करना जरूरी है। रिटर्न obj, सॉरी रिटर्न भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट obj इसे कॉल करते हैं। तो ठीक है, कंसोल डॉट लॉग गेट obj, ठीक है। फंक्शन गेट obj, सॉरी गेट obj को कॉल नहीं किया, बेसिकली फंक्शन का रेफरेंस दे दिए, इसलिए पूरा फंक्शन का बॉडी प्रिंट कर दिया वो प्रोटोटाइप, और ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। तो ये तो एक सिंटैक्स है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो ये प्रिंट कर सकते हैं। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाना हो तब कैसे करेंगे, तो गेट obj2 फंक्शन, और डायरेक्ट ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, id2 नेम, ऐसे अगर रिटर्न करना है तो पहले से ही एरर दिखा रहा है, तो इस केस में पैरेंथेसिस लगा देना है। इट मीन्स अगर मल्टीपल लाइंस में वैल्यूज है जिसे हमें रिटर्न करना है, तो उस केस में रिटर्न तो नहीं लिखना है, उसकी जगह पे हम पैरेंथेसिस लगा के यूज कर सकते हैं ऐसे। इसको कॉल कर लेते हैं चू id2 नेम डेवलपमेंट। तो ये एक तरीका है। स्टिल अगर हम चाहें कि नहीं, हम पुराना वाला सिंटेक्स के साथ जाना चाहते हैं, रिटर्न कीवर्ड हम यूज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। बट उस केस में अगर मल्टी लाइन में हम जाना चाहते हैं तो पहले एक कर्ली ब्रेस फंक्शन के लिए, देन रिटर्न कीवर्ड, कर्ली ब्रेस फंक्शन का क्लोज, ये ऑब्जेक्ट का क्लोज, फंक्शन क्लोज, और ये सिंटैक्स यूज कर सकते हैं पुराना वाला रिटर्न कीवर्ड के साथ। arrow3 mode arrow3 this, कहाँ पे एरर हो गया ये। सर ये यहाँ पे मैं भी सेमी कोलोन सर रिटर्न वाले एक्चुअल मेरे को है, आप लोग भी लगा रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में दो वेरिएबल का नाम सेम हो गया था, एक तो वो एरर था। अच्छा हाँ, और बाकी मुझे लगता है और कोई एरर, तो एक बार दोबारा चला लेता हूँ एरर 3, एक बार भी। फाइल नेम भी डिफरेंट है। फाइल नेम arrow2, ओ ओके, अच्छा फाइल नया क्रिएट नहीं किया, उसी में चला रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया डेवलपमेंट 2। वो एक सेकेंड चला कौन, ये कैसे कंफर्म होगा। ओके, यहाँ पे 3 को कॉल किए, 3 को कॉल किया, ऑब्जेक्ट 2 की सेम था तो सेम प्रिंट हो गया।
तो ये अभी तक जो हम लोग देखे वो बेसिक सिंटैक्स है एरो फंक्शन का, ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन क्या एरो फंक्शन सिर्फ इसलिए बनाया गया कि सिंटैक्स थोड़ा सिंपल हो, आसानी से हम एक को लिख सके? ऐसा नहीं था, एक इशू था, एक प्रॉब्लम्स आता था दिस कीवर्ड की वजह से, जिसके कारण एरो फंक्शन को बनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या था। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ओनली सिंटैक्स है, बस हमें सिंटैक्स को ध्यान रखना है कि कैसे एरो फंक्शन को यूज करना है। और एक्चुअल यूज क्या था एरो फंक्शन को, क्यों लाया गया, वो चीज हम देखेंगे अभी। तो एक सेकेंड, उससे पहले एक दो और एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। फाइल एरो थ्री डॉट where obj equals to val, एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 20 और एक फंक्शन बना रहे हैं गेट वैल, और ये एक फंक्शन है रेगुलर फंक्शन, और इसे यूज करेंगे, ये सिंपली रिटर्न कर देगा, या फिर प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन दिस डॉट वैल। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसे कॉल करना हो देन कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट गेट वैल। अब ये फंक्शन जब चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल का वैल्यू प्रिंट करना चाहिए यानी 20। तो लिखते हैं, सेव करते हैं, फिर चलाते हैं एरो 3। ठीक है, ये 20 प्रिंट कर रहा है। ओके, दो बार मैंने कर लिया। ठीक है, ये 20 प्रिंट किया। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स और बनाते हैं, वैर एक्स वैर 30। वाई एंड देन जेड। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ओबीजे है, इसके अलावे 3 ऑब्जेक्ट्स और है हमारे पास जिसमें वैल्यू है 30, 40 एंड 50। और एरो फंक्शन अभी तक नहीं आया है, बट जावा स्क्रिप्ट में एक कंसेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट का, और कॉन्टेक्स्ट को यूज करके हम इसी मेथड को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट के वैल्यू को रीड कर सकते हैं। और उसके लिए 3 फंक्शन बनाए हुए हैं ऑलरेडी प्री डिफाइन आउट ऑफ द बॉक्स के जावा स्क्रिप्ट में। एक फंक्शन है कॉल, दूसरा अप्लाई और तीसरा है फाइंड। ये तीनों फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो अभी मैं कॉल करने वाला हूँ obj.getVal, obj.getVal, और इसको डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। अब एक दूसरे तरीके से इसको कॉल कर रहे हैं, कॉल, और इसको कुछ भी पास नहीं किया, सेव, और पहले वाले को कर दिया कमेंट, एरो 3। तो यहाँ पे ये बोल दिया अनडिफाइंड, कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। अब कॉल को हम पास कर दे रहे हैं ओबीजे, तो अब ये प्रिंट कर रहा है 20। एक्चुअली कॉल अप्लाई को यूज करके हम कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं कि ये जो गेट वैल है, एक्चुअली में गेट वैल जो मेथड है वो ओबीजे ऑब्जेक्ट का पार्ट है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कंसेप्ट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मेथड को कॉल किया जा सकता है, और कॉल करते समय हम चाहें तो कॉन्टेक्स्ट बदल सकते हैं। यानी हमें जरूरी नहीं है कि हम इस फंक्शन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बनाएं उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए। बिना इस मेथड को किसी और ऑब्जेक्ट में बनाए हुए हम उस मेथड के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी मैं इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करने वाला हूँ, और कॉल और ओबीजे के कॉन्टेक्स्ट में कॉल नहीं करना है, एक्स के कॉन्टेक्स्ट में कॉल करना है। अगेन कॉल को कॉल कर रहे हैं और इस बार कॉन्टेक्स्ट वाई होगा। एक बार और करेंगे और इस बार कॉन्टेक्स्ट होगा जेड। और अभी तक हम एरो फंक्शन को यूज नहीं करते। सेव 20, 30, 40 एंड 50, यानी गेट वैल फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, और चूंकि हम कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं
तो कॉन्टेक्स्ट जब जब हम बदलेंगे तब तक दिस चेंज हो जाएगा एक्चुअल में। फर्स्ट टाइम पे दिस ओबीजे को रेफर करेगा, बट हम कॉल के थ्रू कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिए, एक्स पास कर दिए, तो ये एक्स असाइन हो गया होगा दिस में, यानी कि अब दिस रेफर कर रहा है एक्स को, और चूंकि दिस डॉट वैल लिखा गया तो एक्स के अंदर जो वैल है उसको रीड करेगा। सिमिलरली अगर वाई पास करे तो वाई का वैल, और जेड पास करे तो जेड का वैल। तो इस तरह से जावा स्क्रिप्ट में हम कॉल अप्लाई की मदद से किसी और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। कॉल की जगह हम चाहें तो अप्लाई को यूज कर लें। बाइंड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए बाइंड को छोड़ रहे हैं। 20, 30, 40 और 50 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? हेलो, Yes, sir. Correct. ठीक है ना? Yeah, I'm good. ठीक है, ओके। तो कॉल और अप्लाई को यूज किए, बाइंड को भी यूज कर सकते हैं, बट बाइंड थोड़ा डिफरेंट है इसलिए उसको स्किप करते हैं। अब इस केस में एक फंक्शन और मैं बढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम रख रहा हूँ एरो गेट वैल। और ये एक फंक्शन है, लेकिन इसको एरो फंक्शन की तरह बनाना है। तो पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट और इसका बॉडी। और अगर एक ही लाइन में रिटर्न करना है तो डायरेक्ट हम इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंपली बोल देंगे दिस डॉट वैल और सेमीकोलन। एक सेकंड, सेमीकोलन नहीं होगा, ये क्लोज हुआ, सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। अब सिमिलरली इस फंक्शन को कॉल करते हैं, एट द एंड ओबीजे गेट वैल। एरो फंक्शन को यूज करने से पहले बाकी लाइंस को कमेंट कर दे रहे हैं। move arrow 3 dot get सेव हो गया। ओके, ये रिटर्न कर रहा है, इसे प्रिंट नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे ले ले रहे हैं कंसोल डॉट लॉग। सेव, और इस बार हम देख रहे हैं ये प्रिंट कर दिया अनडिफाइंड। एक्चुअली अगर ये गेट वैल की तरह होता तो इसे अनडिफाइंड प्रिंट नहीं करना चाहिए था, इसे 20 प्रिंट करना चाहिए था। तो एक्चुअल में जो एरो फंक्शन बनाया गया था और जो इसका यूज है, तो एरो फंक्शन के आ जाने से तीन चीज नहीं होता है, वो मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ। एरो फंक्शन, एरो फंक्शन का लोकल दिस नहीं होता है, नो लोकल दिस। इट मीन्स अगर गेट वैल एक फंक्शन है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो गेट वैल जब बनेगा, मेमोरी में एलोकेट होगा, तो इमीडिएटली एक लोकल वेरिएबल बनेगा जिसका नाम होगा दिस, और इस दिस के पास इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, जो कि बाकी लैंग्वेज में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब एरो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी में लोड होगा, तो उस टाइम पे इसका अपना कोई लोकल दिस नहीं होता है, यानी कि ये जो दिस है वो ओबीजे को रेफर नहीं करेगा। और चूंकि ये ओबीजे को रेफर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको वैल नहीं मिला, और चूंकि वैल नहीं मिला इसलिए वो बोल रहा है अनडिफाइंड। अगर वैल को हम छोड़ दें, सिंपली अगर दिस को प्रिंट करें, सेव, रन अगेन, तो इस केस में ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है, इट मीन्स ये ओबीजे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये एक दिस का कंसेप्ट अलग है एरो फंक्शन के केस में, इसी को यूज करेंगे हम दूसरे सिनेरियो में। अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम होता था फंक्शन के कारण, उसको देखते हैं। जेएस फिडल पे आते हैं, चूंकि यहाँ पे HTML बनाना पड़ेगा, HTML के केस में ही वो एरर मिल पाएगा। तो एक बटन बना लेते हैं सिंपल सा, बटन ID कुछ भी, btn एंड देन क्लिक मी। अब इसे बाइंड करना है, इसका क्लिक हैंडलर हमें लिखना है, तो const btn इक्वल्स टू document.get element by ID and then ID btn, console.log btn। एक बार कंफर्म करते हैं बटन का रेफरेंस आ गया या नहीं, आ गया। अब उस पर क्लिक हैंडलर लिखना है, btn add event listener।
ऐड इवेंट लिस्ट में क्लिक और एक फंक्शन हैंडलर बनाएंगे। और हैंडलर के लिए इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं एक कंपोनेंट। बेसिकली कंपोनेंट बनाएंगे नहीं, उसका नाम कंपोनेंट रख देंगे। फंक्शन एक कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट का एक वेरिएबल ले लेते हैं दिस डॉट काउंटर इनिशियलाइज बाई 0 और एक फंक्शन ले लेते हैं दिस डॉट इंक्रीज काउंट और ये एक फंक्शन है। और जब भी ये चलेगा दिस डॉट काउंटर प्लस प्लस, काउंटर को 1 से बढ़ा देगा। डेफिनेशन क्लोज है। अब इस फंक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन अपने आप में एक कंस्ट्रक्टर है, तो उस फंक्शन को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। const obj इक्वल्स टू न्यू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बन गया। अब हैंडलर को पास कर देंगे ये मेथड obj डॉट इंक्रीज काउंट। एक बार रिवाइज करते हैं क्या किए। एक बटन लिया गया, बटन का रेफरेंस हमारे पास आ गया, बटन के रेफरेंस को यूज करके उस पर क्लिक हैंडलर अटैच किए, ये सिंगल कोट्स में होगा। क्लिक हैंडलर अटैच हो गया। जब भी बटन पे क्लिक होगा तो वो इस मेथड को कॉल करेगा obj डॉट इंक्रीज। इंक्रीज काउंट जो है वो एक कंपोनेंट यानी एक क्लास है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना है, उसका पार्ट होगा, तो इसको कॉल करते हैं। इन जनरल ये एप्लीकेशन अगर चलेगा तो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होगा तो दिस डॉट काउंटर यानी इस काउंटर वेरिएबल को यूज करेगा और उसको 1 से इंक्रीज कर देगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। दिखेगा नहीं, कहीं लॉग करना पड़ेगा। लॉग काउंटर को लॉग नहीं किया, राइट। एक बार इसको प्रिंट कर लेते, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट काउंटर। रन करा है, बटन आ गया है। अब इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किए तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है नैन, लगातार क्लिक कर रहे हैं और ये नैन ही प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे एनी आइडिया कि ये क्यों नहीं चल रहा है, क्या इशू है। और ये सेम इशू रिएक्ट एप्लीकेशन पे जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे भी मिला था, इसीलिए मैंने इसका नाम कंपोनेंट रखा। जब हम कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट जेएस में तो कंपोनेंट के अंदर हम वेरिएबल्स भी रखते हैं, फंक्शंस भी रखते हैं, और HTML के लिए उसका टेम्पलेट को रिटर्न करते हैं। तो HTML टेम्पलेट अभी मैंने अलग रखा है यहाँ पे, बट हमारे पास वेरिएबल और फंक्शन है और सेम सिनेरियो आता है रिएक्ट जेएस में और सेम एरर हम लोग वहाँ पे भी फेस करते हैं। और एज ए सॉल्यूशन वहाँ पे भी एरो फंक्शन का ही यूज किया जाता है, या फिर जो तीसरा मेथड जो मैंने स्किप किया था बाइंड मेथड, या फिर हम बाइंड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी आइडिया किसी को कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं चल रहा है ये? क्योंकि देखने में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। ये एक फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिए। चूंकि ऑब्जेक्ट बना है तो इसका 2 एट्रीब्यूट होगा, एक होगा काउंटर वेरिएबल, दूसरा होगा फंक्शन। फंक्शन चलेगा तो काउंटर बढ़ेगा, लेकिन काउंटर यहाँ बढ़ ही नहीं रहा है, हर बार बोल रहा है नैन नैन नैन, जबकि वैल्यू हमने डाल दिया है 0 और प्लस प्लस कर रहे हैं। तो काउंटर नंबर टाइप का है तो प्लस प्लस होना चाहिए, 1 से इंक्रीज होना चाहिए। नहीं भी इंक्रीज हो रहा है तो एटलीस्ट 0 प्रिंट करना चाहिए, बट ये नैन प्रिंट कर रहा है, नॉट अ नंबर। किन्हीं को कोई आइडिया है तो बताइए। एनीवन, एनी आइडिया? नहीं, तो कंसोल करके देखते हैं आखिर काउंटर में है क्या। वही, ओके। तो काउंटर को कहाँ से प्रिंट करेंगे? इंक्रीज के अंदर से? यहाँ पे बस दिस प्रिंट करते हैं। हाँ, वही मैं भी कर रहा था। आप काउंटर बोले तो थोड़ा मैं सोचने लगा 1 मिनट के लिए कि उसको प्रिंट कैसे करें, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा था और प्रिंट करने पे ही वो दे रहा था क्या, प्रिंट ठीक है, करने पे ही वो नैन प्रिंट कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो दिस है वो एक्चुअली में क्या है। वो ये जो दिस है वो हमारे कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रेफर कर रहा है तो उस केस में वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन चूंकि वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है यानी कहीं ना कहीं कुछ है जो हमें पता नहीं है, तो वो चीज का पता लगाने के लिए डायरेक्ट हम क्यों ना दिस को ही प्रिंट कर लें, तो वो एक्चुअली बता देगा कि क्या हो रहा है। क्लियर स्क्रीन करते हैं, इसको रन करना है। क्लिक मी। अब जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ओ, यहाँ पे दिस रिप्रेजेंट करना था ओबीजे को, कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिस रिप्रेजेंट कर रहा है बटन को।
तो एक्चुअल में जावा स्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट को समझना। अगर कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता है तो फिर आउटपुट हमेशा सरप्राइजिंग होगा। तो एक्चुअल में जब ओबीजे इंक्रीज काउंट को बाइंड किया गया बटन से, तो उस केस में इसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया। ये जो मेथड है वो चला गया बटन के कॉन्टेक्स्ट में और दिस का रेफरेंस चेंज हो गया। दिस उस केस में पॉइंट करने लगा बटन को, ना कि हमारे ओबीजे ऑब्जेक्ट को। और इसीलिए हमें काउंटर वेरिएबल कभी मिलेगा ही नहीं, और क्योंकि काउंटर वेरिएबल मिला नहीं वो, इसलिए उसको इंक्रीज नहीं कर पाया। तो एक्चुअल में वो अनडिफाइंड था, लेकिन अनडिफाइंड को जब प्लस प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा नए। तो इसी का सॉल्यूशन के लिए लाया गया था दिस को। अब इस फंक्शन को नॉर्मली सिंपली इसको एरो फंक्शन में चेंज कर देते हैं बस। जैसे ही इसको एरो फंक्शन में चेंज करते हैं, तो पहला पॉइंट हम लोग देखे थे कि एरो फंक्शन का नो लोकल दिस। जब एरो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं तो उसका अपना दिस नहीं बनता है, और चूंकि उसका अपना दिस बनेगा ही नहीं तो बटन का कोई दिस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और उस केस में जो हमारा एरो फंक्शन है इंक्रीज काउंट, वो रेफर करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को, यानी ओबीजे को। तो इसको चला के देखते हैं। तो इस बार आने लगा कंपोनेंट जिसके अंदर काउंटर का वैल्यू हो चुका है 1। जितनी बार क्लिक करेंगे काउंटर को बढ़ाते चलेगा। ठीक है, तो ये था एक्चुअल यूज ऑफ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को इसीलिए लाया गया क्योंकि एरो फंक्शन का अपना दिस नहीं होता है। तो एरो फंक्शन अपने आप को ओनर नहीं समझता है, वो जिसके लिए यूज होता है उसी को ओनर समझता है, और उसका जो दिस है उसी को यूज कर लेता है। इसका अपना दिस कभी नहीं बनता है। तो ये एक सिचुएशन है जो रिएक्ट जेएस में भी काम आएगा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ गई। तो ये पहला यूज हो गया एरो फंक्शन का। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एरो और जेएस एक रेगुलर फंक्शन बनाते हैं, गेट वैल्यूज एंड देन रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, जो भी वैल्यूज हमारे पास इनपुट के रूप में आए उसी को रिटर्न कर देना। तो जावा स्क्रिप्ट में एक ऐसा कंसेप्ट है कि हमें पैरामीटर्स बनाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स बनाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, वो बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फंक्शन को कॉल किया जा सकता है और वैल्यू भी पास किया जा सकता है, कोई एरर नहीं आएगा, और सारे वैल्यू को वो रीड भी करेगा। जैसे ये 4 वैल्यू हम पास कर रहे हैं, लेकिन एक भी पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, फिर भी हम उसके वैल्यू को रीड कर सकते हैं। कैसे? आउट ऑफ द बॉक्स एक लोकल वेरिएबल बनता है रेगुलर फंक्शन के केस में, जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स, और इस आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके ये सारे वैल्यू को रीड किया जा सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। रिटर्न हो गया होगा, इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, या अर्थ ले लेते हैं, और इसको प्रिंट कर लेते हैं console.log save एरो 4 आर्ग्यूमेंट्स। और ये हमारा आ गया है सारा वैल्यू, देख पा रहे हैं 0 इंडेक्स से लेकर के और 3 इंडेक्स तक प्रिंट कर दिया। मतलब चारों वैल्यू को हम रीड कर पाए बिना बनाए। अब अगर हम एरो फंक्शन पे आते हैं, इसको अगर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करें, तो एरो फंक्शन हैज नो लोकल आर्ग्यूमेंट्स। यानी अगर हम एरो फंक्शन यूज करते हैं तो उस केस में आर्ग्यूमेंट्स नाम का जो लोकल वेरिएबल बनता है वो नहीं बनेगा। फंक्शन एक नया ले लेते हैं, गेट वैल्यूज 1, और इस केस में एरो फंक्शन बनाना था तो फंक्शन को हटा दिया, काउंट इक्वल्स टू, और कुछ वैल्यू नहीं लेना है तो ब्लैंक पैरेंथेसिस एंड रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। और ये चूंकि बना नहीं है तो या तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा या फिर अनडिफाइंड कुछ प्रिंट करेगा। एक बार इसको चला के डायरेक्ट console.log get values 1, इसको पास कर है 5 10 15। सेव। तो ये कुछ और ही प्रिंट कर रहा है। एक्चुअल में अगर देखें तो आर्ग्यूमेंट कुछ तो प्रिंट किया, नहीं प्रिंट किया ऐसा नहीं है, कुछ प्रिंट किया,
बट जीरो इंडेक्स पे उसने 5 को प्रिंट नहीं किया, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। 1 इंडेक्स पे पूरा फंक्शन और कुछ और प्रिंट किया, रिजॉल्व मेन, ये मुझे भी नहीं पता क्या प्रिंट कर रहा है। बट जब एरो फंक्शन यूज करते हैं तो उस केस में ये आर्ग्यूमेंट लोकल वेरिएबल बनता नहीं। अभी ये चल रहा है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अलग है हमारा, नोड जेएस का है। अगर हम ब्राउजर पे इसको चलाएंगे क्लाइंट साइड पे तो वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ अनडिफाइन या ब्लैंक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कमेंट्स यही है कि जब हम एरो फंक्शन यूज करेंगे तो उस केस में सजेस्टेड है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज नहीं करें। तो ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान रखना है, तीसरा, उसको तीसरा एग्जाम्पल से लेते हैं। एक बनाते हैं फंक्शन, सपोज पर्सन, एक फंक्शन बना लिया, स्टेटमेंट फंक्शन डॉट नेम इक्वल्स टू। तो ये एक रेगुलर फंक्शन बनाया गया है और हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक न्यू पर्सन ऐसे कॉल कर सकते हैं। और इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। इसको सेव कर, सॉरी इसको कमेंट करते हैं, क्लियर है, क्लियर स्क्रीन, और इसको सेव करना this set name is the function name मिस्टेक है सर। इसका स्पेलिंग ना, सेट हाँ इसका स्पेलिंग में प्रॉब्लम था। ठीक है, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था यहाँ पे। चाहे तो सेट नेम करके यूज कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ इतना दिखाना था कि इसको यूज करके हम रेगुलर फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज करके उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद चाहे तो उसका रेफरेंस भी कहीं स्टोर कर सकते हैं। और ये रेगुलर फंक्शन है, अगर ये फंक्शन एक्सप्रेशन होता तब भी चल जाता। फंक्शन एक्सप्रेशन एक बना लेते हैं, पर्सन 1 कर लिए, और अगर इसका ऑब्जेक्ट बना है और ये फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं है, इसको एक्सप्रेशन बनाना होगा तो इसको कट किया, पर्सन 1, और ऐसे भी हम रेगुलर फंक्शन बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो एरो 1 था उसमें भी ये एग्जांपल लिए थे। तो यहाँ पे पर्सन 1 एक क्लास बन गया और अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट भी नीचे बना रहे हैं और ये भी बन जाएगा। तो इसको भी चला के देखते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे अगर एरो फंक्शन की बात करें तो एरो फंक्शन हैज नो कंस्ट्रक्टर। एरो फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर हम यूज नहीं कर सकते। पर्सन 2, और इसको एक एरो फंक्शन बना लीजिए, इतना ही पे देख सकते हैं, न्यू पर्सन 2 एज ए कंस्ट्रक्टर और क्लास यूज कर रहे हैं पर्सन 2 को, लेकिन चूंकि पर्सन 2 एक एरो फंक्शन है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। एरर आ गया, एरर कुछ अगर मैसेज दे रहा हो, पर्सन 2 इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो 3 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी थी। लास्ट पॉइंट, एरो फंक्शन एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, एरो फंक्शन का अपना आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल नहीं होता है। और फर्स्ट पॉइंट, एरो फंक्शन का अपना लोकल दिस नहीं होता है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट था, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है एरो फंक्शन यूज करते समय। अगर कंक्लूड करें तो एरो फंक्शन का मेन 2 यूज, एक ये फंक्शन के सिंटैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया। दूसरी, दिस वाला जो इशू आता था बटन के केस में, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता था। तो अगर हम एरो फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, जो पुराना दिस था वो दिस बना रहेगा, और एरो फंक्शन तब भी अपने पेरेंट को एक्सेस कर पाएगा, जो कि बटन के केस में नहीं कर पा रहा था अगर रेगुलर फंक्शन यूज कर रहे थे। तो ये चीजें हैं। अब जब एरो फंक्शन देखे तो एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, जो पहले अच्छा था लेकिन एरो फंक्शन से उसको हटा दिया। लग रहा है साउंड ब्रेक हो रहा है। बाकी लोग का सही है क्या? हेलो, हाँ हाँ सर सही है। ठीक है। तो एक जो पॉइंट मैं कह रहा था, फर्स्ट पॉइंट इसका सही है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट था, एरो फंक्शन हैज नो लोकल आर्ग्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज थी लेकिन इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी था फंक्शन में
कि बिना पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हम कितना भी आर्ग्यूमेंट यूजर से ले सकते थे, लेकिन उस चीज को हटा दिया गया। एरो फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो हमें हर हाल में पैरामीटर्स डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। आई मीन अगर ये %2 एक फंक्शन है और हम %2 को कॉल कर रहे हैं, %2 को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उस केस में वैल्यू अगर हम पास कर रहे हैं 20 30, तो इस वैल्यू को रीड करने के लिए हमें पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। %2 यहाँ यहाँ लाइक एक्स और वाई ऐसे बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर रेगुलर फंक्शन को देखें तो रेगुलर फंक्शन में इसे बनाने की जरूरत नहीं थी। बिना बनाए रेगुलर फंक्शन में हम 20 और 30 को एक्सेस कर पा रहे थे, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक लोकल वेरिएबल बन जाता था तब आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एरो फंक्शन में नहीं बनता है। तो इस तरह का काम अगर एरो फंक्शन के साथ करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे, वो एक हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गया। और एरो फंक्शन में इतना ही है। एरो फंक्शन में और किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग एक बार डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताया, ये आर्ग्यूमेंट्स हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एरो फंक्शन के केस में बिना पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए, तो इसका सॉल्यूशन है अगला टॉपिक। तो किसी को कहीं पे कुछ और डिस्कस करना है क्या एरो फंक्शन पे? हेलो, ठीक है सर, मेरे तरफ से। ओके। मनीष, हेलो हेलो, लाइन पे हैं लोग कि ड्रॉप हो गए? मनीष हेलो। देखिए, ठीक है। तो फिर चूंकि कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कि डाउट है और समथिंग, तो हम लोग इसको एज ए नो कंसीडर करके अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो ये एरो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, डन। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेड या फिर रेस्ट ऑपरेटर। तो इसको अभी शुरू करते हैं डे 2 में एक अगला प्रोग्राम, रेस्ट 1.js। तो पिछला एग्जाम्पल में एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुआ हमारा कि हम चाहते हैं कि एक एरो फंक्शन बनाएं, लेकिन उस केस में पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करें, या फिर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं करें, एक पैरामीटर डिफाइन करें और वो सारे आर्ग्यूमेंट्स को रीड कर ले। तो उस चीज़ को हम स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, और एक फंक्शन बना रहे हैं, सेम फंक्शन गेट वैल्यूज इक्वल्स टू फंक्शन एंड फॉर एरो फंक्शन एंड देन रिटर्न। और यहाँ पे अगर रेगुलर फंक्शन होता तो हम लोग यूज कर पाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, बट चूंकि ये एरो फंक्शन है तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं यूज कर पाएंगे। बट यहाँ पे एक नया ऑपरेटर लाया गया है, ट्रिपल डॉट्स। उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बना रहा हूँ अर्थ, और इस अर्थ वेरिएबल को यूज करके सारे पैरामीटर्स को रीड किया जा सकता है। जावा का सर ये वेयर गिव मेथड का है ना, कौन सा ट्रिपल डॉट वाला? सही जवाब। जावा का मेरे को हाँ, याद नहीं है। है। आप लोग, जावा काफी टाइम हो गया मेरा। हाँ, जावा 7 और 8 में आया था सर ये। अच्छा अच्छा, सिमिलर है क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ भी 3 डॉट लाया करके। हाँ सर, और ये जो एरो यूज कर रहा है ना, ये जावा लैम्डा ये एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन। हाँ, लैम्डा मैंने सुना है। तो चलिए, सिमिलर है तो अच्छा है, समझना इजी होगा। डॉट नेट में पैरेंट्स से मतलब करके है। नहीं सर, लेकिन यहाँ एरो का ना थोड़ा सा चेंज है, तो वही। अच्छा, थोड़ा बहुत चेंज है, बट कंसेप्ट देखिए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, नहीं? तो ठीक है, इसको अगर रन करवाते हैं हम लोग तो नोड देन रेस्ट 1.js, तो 10 20 30, और अभी भी हम लोग अब सारे इनपुट्स को ले पा रहे हैं। क्लियर है? अगर यहाँ थोड़ा सा और इसको बढ़ाया जाए, ये अगर समझ में आ गया हो, तो एक और फंक्शन में बना रहा हूँ। स्प्रेड ऑपरेटर को थोड़ा और मैं बढ़ाते चल रहा हूँ। सॉरी, ये रेस्ट ऑपरेटर है यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर में। तो ये ट्रिपल डॉट जो हमारा है वो रेस्ट ऑपरेटर। तो एक बना रहे हैं हम लोग गेट वैल्यूज, और यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कॉमा और अर्थ, और ये रिटर्न कर रहे हैं। और कॉपी,
और गेट वैल्यूज को कर दिया गेट वैल्यूज 1। अब इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। देखिए यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे केवल मैंने अर्थ्स को यूज नहीं किया, एक वेरिएबल यूज किया ए और उसके बाद अर्थ। इसका क्या मतलब होगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होगा वो एक्स को मिलेगा और बाकी जितने भी रेस्ट आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो रेस्ट ऑपरेटर को मिल जाएगा। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो इस बार रिटर्न नहीं करते, रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग एंड देन ए और फिर कंसोल डॉट लॉग सेव स्ट्रिंग एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो पहले ए का वैल्यू प्रिंट किया 10 और सेकंड अगर देखें तो प्रिंट कर रहा है अर्थ जिसमें आ गया है 20 और 30। ये अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कंसोल लगा दिए थे। इस कंसोल की जरूरत नहीं है हमें, तो इस कंसोल को हटा दिया, सेव और एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो 10 और 20 एंड 30, तो फर्स्ट वैल्यू ए को मिल गया, बाकी जो रेस्ट वैल्यूज बचे थे वो हमारे रेस्ट ऑपरेटर यानी कि अर्थ को मिल गया। तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर है। दूसरा एग्जांपल लेंगे और वो स्प्रेड ऑपरेटर कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्प्रेड 1.js। कॉन्स्ट ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, id1 new my rnd console.log। एक बार इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं ओबीजे। अब हम चाहते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, बिल्कुल उसका की सेम हो, तो हम बना रहे हैं कॉन्स्ट obj1 इक्वल्स टू एक नया ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें वो सारे कीज चाहिए जो ओबीजे में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ओबीजे को स्प्रेड किया जा सकता है यूजिंग सेम ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट देन ओबीजे। तो अब अगर हम देखेंगे obj1 को, तो यहाँ पे ओबीजे में जो भी कीज थे वो सारे आ गए होंगे। obj1 सेव स्प्रेड 1.js, स्पेलिंग स्प्रेड 1.js। ठीक है, लोड स्प्रेड 1.js और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ और दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे और एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट 2 और उसमें कुछ और हम डिफरेंट चाहते हैं, यानी हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई की एक्स्ट्रा भी हो। फॉर एग्जाम्पल एक की बढ़ा दिया इसमें लोकेशन DLR एंड देन एक और हम बढ़ा दे रहे हैं पिन कोड 560016 और ये हमारा है obj2 को प्रिंट करना है। सेव किया और इसको रन करना है। तो लास्ट वाला अगर ऑब्जेक्ट को हम देखें तो पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट था जिसको कॉपी किए obj को, वो है और साथ में हमारा लोकेशन और पिन की भी आती है। तो इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के कीज को स्प्रेड किया जा सकता है नए ऑब्जेक्ट में, या फिर सेम चीज हम चाहें तो एरे के केस में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ARY और एक एरे लेते हैं 10 20 30 और इस एरे को भी स्प्रेड किया जा सकता है। तो एक बनाते हैं कॉन्स्ट ARY1 इक्वल्स टू एन एरे और इसके अंदर स्प्रेड कर ले रहे हैं ARY और सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट का लास्ट एग्जांपल ये, हम चाहें तो इसमें और भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 5 पुश कर दिया और एंड पे मैंने 40 पुश कर दिया और बाकी जो ARY एरे के पास 3 एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट्स को हमने कॉपी कर लिया, स्प्रेड कर लिया यहाँ पे। const and then console.log ARY1 save execute। तो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल जो एरे का देख रहे हैं तो ARY कॉपी हो गया और साथ में 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट हो गया, एक बिगिनिंग पोजीशन पे और एक एंडिंग पोजीशन पे। तो ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर भी हो गया। रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर सर अगर सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर
मनीष मनीष आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो ट्रिपल अगर आप डॉट एरे जो हाँ मेरे सबके लिए हो रहा है। कर रहे हैं, मनीष आपका वॉइस काफी अगर ब्रेक हो डायरेक्ट रहा है, हम तो एरे अगर को आप डालें तो क्या ये प्रिंट नहीं करेगा सर, या फिर क्या ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसका? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया क्योंकि हेलो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। आप चैट पे टाइप कर सकते हैं क्या मनीष? हेलो। हाँ मनीष, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट में टाइप कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ। धर्म, आपको क्वेश्चन सुन पाए थे क्या आप मनीष का क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, वो नहीं, सेम वॉइस ब्रेकिंग था ना। अच्छा, सर, पैसा लगा के नेट भरवाए बढ़िया, मोबाइल से यूज कर रहा हूँ। हाँ मैं भी। मनीष, आप अपना क्वेश्चन चैट पे टाइप कीजिए। वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। चलिए आप नेक्स्ट कीजिए सर, बाद में हाँ देख। नहीं नहीं, आ गया उनका। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि डायरेक्ट हम एरे को कॉपी करें। आई डोंट थिंक कि वो चलेगा, अगर चल जाता तो फिर स्प्रेड ऑपरेटर की जरूरत ही क्या है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे उनका। उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम बना रहे हैं एरे 2, और मनीष का कहना था कि हम सेम ले लेते हैं 5 एंड देन स्प्रेड ऑपरेटर को हम यूज ना करें, बिना स्प्रेड ऑपरेटर को यूज किए हुए डायरेक्ट क्या हम एरे का नाम लिख के यहाँ कॉपी नहीं कर सकते हैं लाइक दिस। अच्छा है। आई ऑल्सो डोंट नो कि ये क्या होगा यहाँ पे, बट देखते हैं। धर्म, एनी आइडिया क्या होना चाहिए एरे 2? ये अच्छा एरे क्वेश्चन है। टू है, लेकिन मतलब कि मान लीजिए एरे है तो ये ऑब्जेक्ट टाइप है ऑलरेडी, हाँ, तो क्या रिटर्न करेगा? वहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इधर मे बी ऑब्जेक्ट उसका आई थिंक यहाँ पे उसका रेफरेंस आना चाहिए इस एरे रेफरेंस। का। करेक्ट। इसका रेफरेंस आना चाहिए, पूरा एरे नहीं आना चाहिए। हाँ ट्रिपल डॉट लगाते हैं हम तो होता क्या है एक्चुअल में, एरे चूंकि आइटरेबल होता है, तो ट्रिपल डॉट इस एरे को आइटरेट करता है और हर एलिमेंट को ड्रॉप करते जाता है वन बाय वन। यानी कह सकते हैं कि एक तरह का लूपिंग स्टेटमेंट है ये। इंटरनली एक लूप चलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो कि एरे चूंकि आइटरेबल होता है, तो ट्रिपल डॉट बिना लूप लगाए एरे पे एक लूप चलाता है और एक एक वैल्यू को ड्रॉप करते चला जाता है। बट इस केस में आई डोंट थिंक कि वो आइटरेट करेगा, बट रेफरेंस यहाँ ड्रॉप होना चाहिए। तो नॉट श्योर कि क्या देगा, कुछ तो यहाँ आना चाहिए, बट देखते हैं। मे बी कुछ तो होगा, देखते हैं, नॉट श्योर। बट अच्छा क्वेश्चन था मनीष ये। इसको सेव कर लें, ये ले। और लास्ट में, अच्छा ये हमने सोचा क्यों नहीं, ये बहुत सिंपल था। हेलो धर्म। करेक्ट करेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल था। फर्स्ट टाइम पे क्लिक ही नहीं किया। एक्चुअल में हम वो लोग एलिमेंट को आइटरेट करके पुश नहीं किया, हमने एरे दिया, एग्जैक्ट एरे आ गया। तो इस केस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें ARY2 का, कंसोल डॉट क्या लॉग। आएगा? हाँ एग्जैक्टली वही मैं एक बार कंफर्म ही कर लें, हालांकि 3 ही होगा। तो इसका लेंथ 5 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि वो आइटरेट करके कॉपी नहीं किया, एज इट इज उसका रेफरेंस डाल दिया और रेफरेंस से पूरा एरे प्रिंट हो गया जब हम उसे प्रिंट किए। तो ये सिंपल था, बट फर्स्ट टाइम पे क्लिक नहीं किया, और इसीलिए तो ये डिस्कशन सेशन है हमारा, लेंथ हमारा 3 मिनट। तो बेसिकली मैं यही एक्सपेक्ट किया था कि ये जो हमारा सेशन होगा, ये 1 वे नहीं होना चाहिए, ये वो 2 वे होना चाहिए। कि मतलब क्योंकि सारे लोग डेवलपर हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं सारे वर्किंग हैं, तो कुछ कुछ कंसेप्ट हर तरफ से आना चाहिए ताकि हम लोग डिस्कस करें, नई नई चीज़ें निकल के आए। तो यहाँ पे प्लेन वे में अगर देखें तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर एरे के एलिमेंट्स को कॉपी करता था, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट हम ARY यूज करेंगे तो एग्जैक्टली पूरा एरे पुश हो जाएगा, और ये होता है, ये तो कॉमन था। जैसे वेरिएबल भी हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मल, वैसे एरे यूज कर सकते हैं। बट 1 मिनट के लिए वो क्लिक नहीं किया। बट ठीक है, उम्मीद है मनीष लाइन पे होंगे तो हमको पता चल गया हो। ठीक है धर्म, तो यस ठीक से यस। नहीं आ रहा है तो आप कम से कम बोलते रहिए ताकि पता चले कि यहाँ क्या चल रहा है। पता चलेगा सारे लोग ड्रॉप कर लिए और हम बोल ही गए हैं। तो अब लोग हम लोग जो चीज खत्म कर चुके हैं, एरो फंक्शन और स्प्रेड ऑपरेटर भी डन हो गया है। अगर कहीं कुछ होगा तो हम आगे इस सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। और क्विकली मैं अभी तीसरा भी ले लेता हूँ, अगर 5-10 मिनट आप लोग के पास है तो। ठीक है, कर सकते हैं ना?
यस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हाँ सर, हाँ कंटिन्यू रहिए सर। ठीक है, तो फिर डी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं कंटिन्यू, और बाकी नेक्स्ट जो बचेगा, चूंकि फंक्शन है नॉर्मल, तो अगले सेशन में ये एक ही दिन में पूरा बाकी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग एक बना लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, destruct वन डॉट जेएस। और डी स्ट्रक्चरिंग काफी यूजफुल है। एरो फंक्शन के बाद अगर देखें तो डी स्ट्रक्चरिंग ही सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोग्रामिंग में। फ्रेमवर्क कोई भी हो, व्यू जेएस हो, रिएक्ट जेएस हो या एंगुलर हो, तीनों चूंकि जावा का ही लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, तो जावा स्क्रिप्ट का, तो जावा स्क्रिप्ट तो तीनों में ही है और हर जगह हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल एक हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट ओबी से विथ टू की, जो कि हमेशा हम लोग बनाते आ रहे हैं, नेम, और नेम में एक्स वाई जेड। अब हम चाहते हैं कि उसके किसी एक की को निकालें, एक नया वेरिएबल बनाना चाहते हैं और उस की से वैल्यू उसका उठाना चाहते हैं। तो उस केस में हम डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। कैसे करते हैं, तो कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट का नोटेशन, एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं आईडी और देन ओबी से। बस यहाँ पे हम डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है, ओबी जैसे आईडी की को निकाला गया, तो बेसिकली एक नया वेरिएबल बना होगा आईडी और इसका वैल्यू कॉपी कर लिया गया होगा ओबी से। तो अगर हम प्रिंट करके देखें यहाँ पे console.log, सिंपल सा टॉपिक है ये, आसानी से खत्म हो जाएगा, बट थोड़ा इसको ट्विस्ट करके देखेंगे हम लोग। नोड वन डॉट जेएस, तो ये वन प्रिंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आईडी को निकाला गया। क्या हम दूसरे की को भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ नेम को, console.log एंड नेम। तो नेम की को निकाला और उसको प्रिंट भी कर रहे हैं, सेव किया और एक बार इसको भी run करा। ग्रेट, आईडी निकल के आ गया, नेम भी निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे चाहें तो एक तीसरा वेरिएबल भी कुछ बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट सेम ही होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इक्वल्स टू में चूंकि ओबीजे है, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करेगा, यहाँ से की को फाइंड करेगा, अगर कुछ मैच हो रहा है तो उसी को रीड कर लेगा, अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो वेरिएबल बन जाएगा। और जब हम वेरिएबल बनाते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइन होता है। तो यहाँ पे लोकेशन में कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ये अनडिफाइन होना चाहिए। सेव किया और इसको रन कराया और ये आ गया अनडिफाइंड। अब ये 6 का एक और कंसेप्ट होता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फंक्शन के केस में होता है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो उस कंसेप्ट को भी क्विकली लाते हैं। यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स और लोकेशन में हम डाल दे रहे हैं BLR। तो अब हम देखें तो ये प्रिंट करेगा BLR। तो अनडिफाइंड गॉन और यहाँ पे आ चुका है BLR। अब ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे यूज किया गया है, इसका क्या मतलब है? अगर लोकेशन फील्ड हमें प्रीवियस ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे में मिल जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? तो एक्चुअली लोकेशन यहाँ पे है, अगर कोई ऑलरेडी की पड़ा हुआ है ओबीजे में, तो उस केस में उस वैल्यू को रीड करेगा, और अगर कोई वैल्यू नहीं आएगा तो उस केस में डिफॉल्ट पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे BLR डिफॉल्ट था, इट मीन्स अगर वैल्यू नहीं आता है हमारे पास तो BLR रखो, और अगर वैल्यू आता है तो जो आता है वो ले लो। तो इस केस में अब ये BLR प्रिंट नहीं करेगा, ये नोएडा प्रिंट करेगा। एग्जीक्यूट करवाते हैं और ये नोएडा आ गया। एनी प्रॉब्लम? बहुत सिंपल था ये। हेलो हेलो धर्म, हेलो सर। हाँ, यस क्लियर? यस। कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ये डी स्ट्रक्चरिंग है। ये जो लोकेशन, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट वेरिएबल जो हम बना रहे हैं, इसको डी स्ट्रक्चरिंग कहा गया। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, और यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यूज किया गया जो BLR इनिशियलाइज किया गया है डिफॉल्ट, उसको कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर ये API के केस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं और API से JSON डेटा मिल रहा है, बट हम श्योर नहीं होते हैं कि बैकएंड से डेटा आएगा ही आएगा, डिपेंडेंसी होता है। तो हम की ऐसे डी स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे ले लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट या यूजर्स, और डी स्ट्रक्चर करते हैं और एक डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, ब्लैंक एरे या नल या कुछ भी जो उस समय लगे कि सही है। क्योंकि अगर हो सकता है कि बैकएंड से हमें कुछ मिले ही नहीं, तो उस केस में पूरा एप्लीकेशन ब्रेक ना हो,
एक्सेप्शन नहीं आए इसलिए हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर इनिशियलाइज करके रखते थे। तो यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज हुआ वो डिफॉल्ट पैरामीटर है, और ओबीजे से डायरेक्ट जो हम वैल्यू को रीड कर रहे हैं आईडी के लिए, नेम के लिए, वो डीस्ट्रक्चरिंग है। डिफॉल्ट पैरामीटर हम फंक्शन के केस में भी यूज कर सकते हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लें, गेट वैल्यू ही ले लेते हैं, गेट वैल्यू, और यहाँ पे दे दिए x और यहीं पे इक्वल्स टू डाल दिए 20। इसका मतलब हो गया कि अगर x का वैल्यू नहीं मिले तो वो 20 ले लेगा, और अगर x का वैल्यू पास होगा तो उस वैल्यू को लेगा। console.log एंड देन गेट वैल्यू, और हम पास कर रहे हैं 10। तो इस केस में इसका जो आउटपुट होगा वो 10। console.log गेट वैल्यू, और इस बार हम कुछ नहीं पास कर रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स, तो इस केस में जो आउटपुट होगा वो 20 होगा। और ये जो 20 यहाँ पे है ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे x को डिफॉल्ट पैरामीटर कहा गया, सॉरी यहाँ 20 डिफॉल्ट पैरामीटर है x के लिए। सेव कर दिया और तो पहला वैल्यू हमें 10 मिला क्योंकि वो 20 को रिप्लेस कर दिया होगा, और दूसरे केस में चूंकि वैल्यू पास नहीं किया गया तो इसलिए इसका वैल्यू 20 मिला। ठीक है, तो डी स्ट्रक्चरिंग एंड डिफॉल्ट पैरामीटर। डी स्ट्रक्चरिंग एरे के केस में भी यूज किया जा सकता है, तो क्विकली उसको भी खत्म करने 4 मिनट है हमारे पास। ARY इक्वल्स टू एक एरे बना लिया 10, 20, 30, और इस एरे को डी स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो कॉन्स्ट, और हम बना रहे हैं A, B इक्वल्स टू ARY। यहाँ पे एरे डी स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए के पास, सेकंड एलिमेंट बी के पास, थर्ड एलिमेंट कहीं नहीं जाएगा। एक बार प्रिंट करके देखिए, console.log A, console.log B, सेव। तो लास्ट आउटपुट अगर देखें तो 10 और 20 आया, क्योंकि 2 वैल्यू निकाल लिए हम लोग, और चाहे तो तीसरा भी निकाल सकते थे लाइक सी, या फिर एक यहाँ पे और इसको ट्विस्ट करके और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसमें डाल देते हैं 40, 50, और हम चाहते हैं कि बाकी सारा एक ही बार में रीड कर ले, तो हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर एंड देन डी स्ट्रक्चरिंग, और यहाँ पे सी। अब यहाँ पे जो सी वेरिएबल बना है वो रेस्ट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। 10 ए के पास चला गया, 20 बी के पास चला गया, और सी बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट है वो रेस्ट ऑपरेटर उठा लेगा और वो सी में डाल देगा। तो अगर हम यहाँ पे सी को प्रिंट करें, सी, तो यहाँ पे ए में 10, बी में 20 और सी में बाकी 3 वैल्यूज यानी 30, 40, 50। तो 10, 20 और लास्ट में 30, 40, 50, ये तीनों वैल्यू आ गया। तो यहाँ तक हमारा 3 कंसेप्ट खत्म होता है। एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, उसी को रेस्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है, और अगला था डी स्ट्रक्चरिंग, और साथ में हम लोग एक और चीज देखते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर, जो फंक्शन के केस में है और वो एरो फंक्शन के केस में भी सेम है। यानी एरो फंक्शन के केस में भी हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, सॉरी फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन, और पास कर रहे हैं एक्स और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 20, वाई और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 30, और एरो फंक्शन है ये रिटर्न कर देगा एक्स प्लस वाई। अब अगर हम सम को कॉल करें, कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो 50 होगा। console.log sum, और एक बार और इसको कॉल करेंगे console.log sum, और इस बात कर रहे हैं वैल्यू पास 10 एंड 50। तो डिफॉल्ट पैरामीटर जो 20, 30 था इस बार रिप्लेस हो जाएगा 10 और 15 से, तो इसका समेशन 25 आना चाहिए। तो 50 फॉर सम एंड लास्ट 25 फॉर 10 एंड 15। तो ये था डिफॉल्ट पैरामीटर हमारा। अब कहीं कुछ और चीजें जो रह गई जो डिस्कस करना हो, ये 4 चीज में, डिफॉल्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर और एरो फंक्शन। इसका मतलब है कि नहीं, तो फिर आई थिंक इस सेशन को यहीं पे क्लोज कर सकते हैं, और अगले सेशन में जो बाकी टॉपिक होगा